नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की हर उस हलचल के बारे में जिसका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है, हिंदुस्तान पर भी होता है। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे ईरान पर फाइनल प्रहार के बारे में। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर है, जहां एक छोटी सी भी चिंगारी वैश्विक तबाही का सबब बन सकती है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फिर से कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। आधे घंटे तक खुफिया बातचीत हुई है और इस बातचीत ने इस सच पर मोहर लगा दी है कि अमेरिका कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा है। जेरूसलम में कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसके बाद ईरान में फाइनल प्रहार की रणनीति बनाई गई है। ट्रंप की चेतावनी है कि ईरान के लिए घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है और ये बात साफ करती है कि हालात इस वक्त अंडर कंट्रोल नहीं है। तनाव अचानक नहीं बढ़ा है। इसकी नींव ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पड़ी, जिसने ईरान के सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन तेहरान ने भी हार नहीं मानी है। वो अपने 70% मिसाइल भंडार और 90% यूरेनियम संवर्धन की धमकी के साथ पलटवार के लिए तैयार है। एक तरफ इसराइल में अमेरिकी हथियारों से लदे विमान ताबड़तोड़ उतर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान में महिलाओं सहित करीब 2 करोड़ नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 40 दिन की जंग और 40 दिन के सीजफायर के बाद दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने हैं, वो भी पूरी ताकत के साथ। कल होने वाली ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा बैठकें तय करेगी कि दुनिया होर्मुज में विनाश लीला देखेगी या फिर शांति की कोशिशें रंग लाएगी। मिडिल ईस्ट ज्वालामुखी के मुहाने पर है। दुनिया सांस थामकर इंतजार कर रही है कि होर्मुज खुल जाए, शांति की मेज पर आकर बातचीत हो जाए और दोनों देश मिलकर युद्ध को टाल दें और इलाके में शांति और अमन का माहौल बनाए, जिससे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस को खत्म किया जा सके और अलग अलग देशों में तेल की जो सप्लाई है वो फिर से शुरू हो सके। तो क्या होगा होर्मुज का? अमेरिका कहां खड़ा है, ईरान कहां खड़ा है, इजराइल क्या कर रहा है, सिचुएशन क्या है? क्या बढ़ती कीमतों से, ईंधन की बढ़ती लागत से राहत मिलेगी? जानेंगे इस खबर में। फिर वर्ल्ड में हम आपको बताएंगे उस हकीकत के बारे में जिसको पेंटागन बीते कई दिनों से छिपाने की कोशिश कर रहा था। जब भी अमेरिका में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो, सरकार के नुमाइंदे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और जब मीडिया कर्मी ये पूछें कि कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए, तो अमेरिकी प्रशासन का जवाब होता था कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। फिर उनसे पूछा गया कितने जहाज गिराए गए, उन्होंने कहा ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। यानी कि अमेरिकी सरकार किसी भी नुकसान की जानकारी को लोगों के सामने रखने को तैयार नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका आखिर ईरान के सामने डील की बात क्यों कर रहा है, 40 दिन से सीज फायर की रस्सी पकड़कर क्यों बैठा है। क्योंकि धमकियों और तबाही के पीछे जो असली तस्वीर है अमेरिका की, वो बहुत डराने वाली है। और अमेरिकी सीनेट की बहस में यह तस्वीर सामने आ चुकी है। महज 40 दिन की लड़ाई में वॉशिंगटन के अजेय होने का भ्रम पूरी तरीके से टूट गया। पेंटागन भले ही नुकसान को छिपाने की कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस सीआरएस की रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने अपने 42 अत्याधुनिक विमान और ड्रोन्स गंवाए हैं, जिनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। आसमान की जासूसी करने वाले 24 घातक MQ-9 रीपर ड्रोन, दोहरे इंजन वाले 4 15 ई स्ट्राइक ईगल और अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले 7 KC-135 स्टोर्ड टैंकर और यहां तक ही अदृश्य कहे जाने वाले स्टेल्थ फाइटर F-35 मिट्टी में मिला दिए गए। और सबसे महंगा विमान जो अमेरिकी कमांड सेंटर है चलता फिरता, वो है अमेरिकी AWACS। उसे भी तबाह कर दिया गया जब वो दुबई के रनवे पर खड़ा था। यानी अमेरिका को अब तक सिर्फ विमान के तहत 29 अरब डॉलर यानी करीब 2.42 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 16 सैनिकों के मारे जाने की ऑफिशियल जानकारी है। अमेरिका का रक्षा भंडार खाली हो रहा है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, उन्होंने ईरान को हरा दिया है और सीना ताने चारों तरफ झूठ बोलते फिरते हैं। यही वजह है कि महाशक्ति अब शांति और समझौते के रास्ते में ढूंढने में लगा हुआ है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से लेकर शी जिनपिंग तक को कह रहे हैं कि ईरान के साथ सीजफायर करवा दो, ईरान के साथ लड़ाई बंद करवा दो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए असल में पैसे ही नहीं। अमेरिका कंगाल हो चुका है। डिटेल से आपको बताएंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस एयर शो के बारे में जिसके जरिए अमेरिका अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका अपने डिफेंस इंडस्ट्री को एक बार फिर से
दुनिया के सामने पॉलिश करके बेचने की कोशिश कर रहा था, जो ईरान के साथ लड़ाई में धूमिल हो चुकी है, जो साख मिट चुकी है, जो घमंड चूर हो चुका है, वही घमंड जो कभी दुनिया के सिर चढ़कर बोलता था अमेरिका अपने हथियारों के दम पर पूरी दुनिया में दादागिरी करता था, चौधराहट जमाता था। लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ उसके बाद अमेरिकी हथियारों की पोल पट्टी खुल गई। ईरान ने अपने छोटे छोटे हथियारों से अमेरिकी हथियारों का बाजा बजा दिया और इसलिए अमेरिका ने फैसला किया 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इडाहो में एयर शो कराएगा, अपने विमानों की काबिलियत दिखाएगा। लेकिन यह काबिलियत भी अमेरिका के नसीब में नहीं थी। आसमान में जब गनफाइट स्कीज एयर शो शुरू हुआ तो मकसद था ईरान जंग में खोई अमेरिकी साख को वापस लाना, खासकर हथियारों के लिहाज से। लेकिन नतीजा उलट गया। अमेरिकी नौसेना के 2 अत्याधुनिक EA-18G ग्रुलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हवा में टकरा गए, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये कोई मूवी क्लिप नहीं है, ये ओरिजिनल क्लिप है। 2 फाइटर जेट आपस में भिड़ गए भरे आसमान में और उसके बाद देखते ही देखते दोनों फाइटर जेट आग की गोली में तब्दील हो गए। महज 5 सेकंड के भीतर 1220 करोड़ रुपए से अधिक की अत्याधुनिक तकनीक श्रेष्ठता रेगिस्तान के धूल में मिल गई। हादसा सिर्फ एक मानवीय या तकनीकी चूक नहीं है, बल्कि अमेरिकी रक्षा बाजार के गिरते साम्राज्य का प्रतीक बन रहा है। ईरान युद्ध में पहले ही 42 विमान और 29 अरब डॉलर अमेरिका गंवा चुका है और वैश्विक हथियार बाजार पर पकड़ खो चुका है और अमेरिका के फाइटर जेट्स हवा में ही धराशायी हो रहे हैं। हालात ये यूरोपीय नेटो देशों में अमेरिकी हथियारों की हिस्सेदारी 64% से गिरकर 58% तक आ गई है। जब अदृश्य कहा जाने वाला F-35 ईरान के पुराने हथियारों से मार खा जाए तो फिर दुनिया F-35 या अमेरिकी हथियारों पर क्यों भरोसा करेगी? कनाडा जैसे सहयोगी इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाने लगे हैं। दक्षिण कोरिया के ब्लैक पैंथर टैंक और फ्रांस के राफेल विमानों की मांग बढ़ने लगी है। इडाहो के आसमान से उठा काला धुआं अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री से उठता काला धुआं है, जिसके दम पर पूरी दुनिया में अमेरिका ने दादागिरी करने की कोशिश की। लेकिन अब वॉशिंगटन तकनीक की बादशाहत के दिन गिने चुने रह गए। बताएंगे अमेरिका का हथियार बाजार कैसे कोलैप्स कर रहा है और कैसे ये जो क्रैश है ये आसमान से गिरे खजूर में लटके वाली स्थिति अमेरिका के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान में फिर से लड़ाई होने की तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। फाइनल जंग की तैयारी की जा चुकी है। ईरान पर फाइनल प्रहार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आधे घंटे तक हॉटलाइन पर बात करते हैं। खबर है कि इस बातचीत में हमले की रणनीति और आगामी प्लान को लेकर चर्चा होती है। इधर ईरान में IRGC और खामनेई लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने स्टैंड पर अभी भी बने हुए हैं। अगर अमेरिका हमला करना चाहता है तो हमला करके देख ले, इस बार उसे सरप्राइज मिलेगा। उधर बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप आधे घंटे तक बात कर रहे हैं। उनमें ईरान पर हमला, UAE समेत कई और बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत से पहले जेरूसलम में अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ इमरजेंसी बैठक बुलाई। खबरों की माने तो इमरजेंसी मीटिंग में हमले को लेकर रणनीति बनी और हमले पर सुरक्षा कैबिनेट के सामने प्लानिंग रखी गई। इसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की बात हुई। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये कोई आम बातचीत नहीं थी। ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत के कुछ घंटों के बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर जो लिखा वो सुनकर दुनिया देखती की देखती रह गई। ट्रंप ने लिखा कि ईरान के लिए टिक टिक की घड़ी शुरू हो चुकी है। उन्हें तेजी से आगे बढ़ना होगा वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। वक्त बेहद कम है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देखिए कि किस तरह से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि उनके लिए काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। इस फोन कॉल की बातचीत के बाद खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में मीटिंग करने वाले हैं।
सिचुएशन रूम में हमले को लेकर प्लानिंग डिस्कस होगी। पेंटागन के अधिकारियों के साथ ट्रंप की मीटिंग होनी और इस मीटिंग में बताया जाएगा कि इजराइल किस ओर से हमला करेगा, अमेरिका को किस ओर से हमला करना है, हमले को लेकर एंगल क्या होगा, यानी कि किस ठिकाने पर हमला करना है, कहां निशाना बनाना है और कहां पर बचते हुए टारगेट को कंप्लीट करना है। जाहिर सी बात है, हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अगर ईरान के साथ डील नहीं होती है, जिसकी कोशिश ईरान और अमेरिका दोनों कर रहे हैं, तो दोनों फिर मैदान जंग में भिड़ेंगे। सूत्रों की माने तो ज्यादा नहीं बल्कि अगले 2-3 दिन में ही इस हमले को अंजाम दिया जा सकता है। इसके पीछे दलील यह दी जाएगी कि अमेरिका ने कई बार बातचीत करने की कोशिश की, शांति प्रस्ताव देने की कोशिश की, डील करने की कोशिश की, लेकिन ईरान हर बार ठुकराता रहा और समझौता न करने की वजह से ईरान पर फिर से हमला करना पड़ा। हो सकता है अमेरिका यह भी दलील दे कि ईरान फिर से यूरेनियम एनरिच कर रहा है, क्योंकि कहने में क्या जाता है। 2 बार से ट्रंप यही कह रहे हैं, लेकिन ना तो किसी देश को और ना ही IAEA को यूरेनियम एनरिचमेंट के कोई सबूत मिले हैं, ना ही इस बात के सबूत मिले हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम एनरिच कर रहा है। आपको थोड़ा यह भी समझना होगा कि इस युद्ध की नींव एक खुफिया फोन कॉल ने रखी थी। 23 फरवरी को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से ऐसी स्थिति हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोला अली खामनेई और उनका पूरा आंतरिक दायरा एक जगह पर इकट्ठा है और एक सटीक हवाई हमले में सबको खत्म किया जा सकता है और ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है। फिर से वो 1979 के पहले वाली बात आ सकती है और ईरानी ऑयल अमेरिका के कंट्रोल में होगा। ये कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह था। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि मौका बहुत अच्छा है और बहुत कम समय के लिए है। ईरानी नेतृत्व की उस बैठक की तारीख पहले तय कर दी गई थी। इस जानकारी ने ट्रंप के फैसले को पक्का कर दिया और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हुई। नतीजा यह हुआ कि खामनेई यानी कि सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई मारे गए, तेहरान पर बम बरसे और मिडिल ईस्ट में एक नई जंग भड़क गई। अब और फिर उसी तरह की रणनीति इस बार भी अमेरिका और इजराइल बना रहा है, लेकिन इस बार IRGC सतर्क है। इस बार किसी एक बिल्डिंग के नीचे मीटिंग नहीं चल रही है। IRGC मोज़ैक डॉक्ट्रिन को लागू कर चुका है, जहां किसी एक कमांड सेंटर को या किसी एक कमांडर को या किसी एक लीडर को मार देने से IRGC का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आगे की कहानी हम आपको बताएं, लेकिन आपको ट्रंप की धमकी के बारे में बता दें कि ट्रंप जब पहले धमकी देते थे तो पूरी दुनिया उसे देखती थी, लेकिन आज की स्थिति हो गई है कि ट्रंप धमकी देते हैं और दुनिया मीम बनाती है, सोशल मीडिया पर मजे लिए जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि ट्रंप धमकी देने के आदी हो चुके हैं और ज्यादातर बार उनकी धमकियां खोखली रही हैं। तो क्या फिर ट्रंप का धमकी मीटर ऑन है? आइए देखते हैं। ईरान को 38 घंटे की डेडलाइन, पावर प्लांट पुल सब कुछ उड़ा देंगे और डेडलाइन पहले 2 दिन, उसके बाद 10 दिन के लिए बढ़ा दी। पहले 48 घंटे के लिए देते हैं, फिर उसको 10 दिन कर देते हैं। ईरान डील करे वरना पाषाण युग में भेज देंगे। डेडलाइन को फिर से 5 दिन के लिए बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद ट्रंप कहते हैं ईरान की सभ्यता एक रात में खत्म कर देंगे। फिर ईरान के साथ US सीज फायर कर लेता है। यानी कहते कुछ है और करते कुछ है। कहते हैं ईरान के साथ सीज फायर वेंटिलेटर पर है और दोनों में कई बार सीज फायर टूट चुका है, लेकिन फिर भी सीज फायर जारी है। इसे ऐसे समझिए कि सीज फायर ना होकर भी सीज फायर है। ट्रंप की धमकी आए दिन आती है। IRGC कहता है आपको जो करना है कर लीजिए, अगर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई बहुत घातक होगी। ईरान पर हमले की तैयारी क्या की जा रही है? खबर है कि इजराइल में कई अमेरिकी विमान उतरे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें गोला बारूद हैं, हथियार हैं, ड्रोन्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं। जरा फुल स्क्रीन आप देखिए। इजराइल में हथियार के बड़े पैमाने पर पहुंचने की खबर है और बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य विमान यहां पहुंचे हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी के बेस से उड़ान भरकर आए कई विमान, अमेरिकी कार्गो विमान खास करके, पिछले 24 घंटे में तेल अवीव पहुंचे, जिनमें गोला बारूद लाया गया है। इसे ईरान के खिलाफ संभावित नए सैन्य अभियान की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। खबरों की माने तो करीब 13 अमेरिकी विमान, हथियार और गोला बारूद लेकर इजराइल पहुंचे हैं।
अगर एक साथ 13 विमान उतरते हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इजराइल में अमेरिकी हथियार उतर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है ये भी जान लीजिए। फरवरी में अमेरिकी सरकार ने इजराइल के साथ $7.41 अरब का हथियार सौदा मंजूर किया था, जिसमें गाइडेड मिसाइल, बम और संबंधित उपकरण शामिल हैं। यह हथियार अब इजराइल को डिलीवर होने शुरू हो गए। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति को बताया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के हथियार निर्माण संयंत्रों पर 1450 से अधिक हमले किए गए और ईरान का रक्षा औद्योगिक ढांचा 85% से अधिक तबाह हो चुका है। तो जब 85% ईरान के मैन्युफैक्चरिंग पावर को अमेरिका खत्म कर चुका है, तो मैं ब्रैड कूपर से ही जानना चाहता हूं कि आप गल्फ ऑफ ओमान में क्या कर रहे हैं। आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जाना चाहिए। अरेबियन सी में गल्फ ऑफ ओमान की बाहर नेवल ब्लॉकेड लगाकर अमेरिका कौन सी बहादुरी का परिचय दे रहा है। ट्रंप कह रहे हैं हमने 90% ईरानी आर्मी को खत्म कर दिया है। ब्रैड कूपर कह रहे हैं हमने उनके मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 85% तक साफ कर दी है। तो आप गल्फ ऑफ ओमान में धनिया कूटने के लिए थोड़ी खड़े हैं। अगर ईरान के पास कुछ है ही नहीं तो हॉर्मुज आज भी क्यों बंद है? पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है। तो अमेरिका और अमेरिकी अधिकारी सब के सब झूठ बोलने पर तुले हुए हैं। जंग के 40 दिन और सीजफायर के 40 दिन यानी कुल मिलाकर 80 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक अमेरिका एक भी ऑब्जेक्टिव ईरान में अचीव नहीं कर पाया। और तो और पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में और फंसा दिया। कहीं तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं महंगाई बढ़ रही है, कहीं एनर्जी नहीं, कहीं बिजली नहीं है, कहीं बिजली उत्पादन ठप हो गई, कोई देश अंधेरे में है। तो ये अचीव किया अमेरिका ने, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झकझोर के रख दिया, इंक्लूडिंग यूएस। अमेरिका और ईरान में समझौता होता नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान अमेरिका से डरता ही नहीं है। तो समझौता किस बात का? भाई दबाव में वो व्यक्ति आता है जो सामने वाले से डरेगा। अब ईरान को किसी बात का डर ही नहीं है तो समझौता किस बात पर करेगा? आप 10 सूत्रीय एजेंडा दे दीजिए, 50 सूत्रीय एजेंडा दे दीजिए, ईरान को नहीं समझ में आएगा, नहीं पास करेगा। और आपकी हिम्मत है तो आप घर में घुसकर लड़ लीजिए ईरान से। ट्रंप कह रहे हैं हमने ईरान के प्रस्ताव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। ईरान कह रहा है अमेरिका से बातचीत करने का मतलब नहीं, वो घमंडी है, धोखेबाज है, पीठ पीछे वार करता है। वॉशिंगटन बार बार कड़ी शर्तें लेकर आता है, ईरान उन शर्तों को पुड़िया बनाकर कूड़ेदान में डाल देता है। अब दोनों की शर्तें भी आप देख लीजिए, ये जो शर्तों की जिद है ये भी हम आपको बता देते हैं। ईरान कह रहा है इस बात की गारंटी दो फिर दोबारा कभी अटैक नहीं करोगे, क्योंकि ये बार बार का झमेला नहीं चाहिए कि आपका मूड किया आप विमान उठाकर B-2 बॉम्बर लेकर आए और कह दिए कि ईरान बम बना रहा था, हमने उसके ऊपर बम डाल दिया। ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। तो कह रहा है गारंटी दीजिए कि हम पर हमला नहीं होगा। अमेरिका कह रहा है युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करेंगे पहले। ईरान कह रहा है युद्ध से जो भी नुकसान हुआ उसका हर्जाना भरना होगा। जितने भी नुकसान यूएस के हमले में हुए हैं या खाड़ी देशों के हमले हुए हैं सबका हर्जाना देकर जाना हुआ। अमेरिका कह रहा है मुआवजा हर्जाना नहीं देंगे। ईरान कह रहा है फ्रीज संपत्ति रिलीज की जाए। अमेरिका कह रहा है 25% संपत्ति भी रिलीज नहीं कर पाएंगे। ईरान कह रहा है सैंक्शंस हटाओ। अमेरिका कह रहा है एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दो। ईरान कह रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को मान्यता मिलनी चाहिए कि यह इलाका ईरान का है। अमेरिका कह रहा है समुद्री रास्ता सबके लिए है, ये वाटरवे है, नेचुरल वाटरवे सबके लिए खोलना होगा। हॉर्मुज इस बात पर मान नहीं रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं अटैक हो ही जाएगा, लेकिन क्रूशियल है। जिस तरह से एक्टिविटी बढ़ी है, घड़ी टिक टिक कर रही है, काउंटडाउन चल रहा है। एक्सियोस ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप 19 मई को अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक करेंगे और ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। लेकिन यह करना भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान वॉर में अमेरिका को इतना लॉस हो चुका है, इतना नुकसान हो चुका है, जिससे उनको उबरने में काफी टाइम लग जाएगा। मैं उसकी रिपोर्ट आपको अगली स्टोरी में दूंगा। क्या रिपोर्ट आई है अमेरिका में जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की नींव हिली हुई है। बहरहाल खुफिया अधिकारियों के मुताबिक ईरान में यह प्रचलित आकलन है कि ट्रंप सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर सकते हैं। तेहरान जानबूझकर धोखा और देरी की रणनीति अपना रहा है और ये उम्मीद करते हुए कि वक्त खरीदने से किसी भी संभावित हमले को और जटिल बनाया जा सके।
नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से कहा है कि हमारी आंखें खुली हुई हैं और वो किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार है। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो पका रहे हैं। तो क्या किसी ऐसे हमले का इस्तेमाल होगा जो बहुत खतरनाक होगा? इन सब के बीच एक और मामला है। अमेरिका और इजराइल ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत ईरान निकला। अमेरिकी और इजरायली हवाई अभियान के बावजूद ईरान के पास अभी अपनी युद्ध पूर्व मिसाइल भंडार का 70% बचा हुआ है। तेहरान ने होर्मुज के किनारे अपने 30 से 33 मिसाइल साइलोज तक परिचालन पहुंच भी दोबारा बहाल कर ली है। ISW थिंक टैंक के मुताबिक ईरान संभवतः नए संघर्ष की तैयारी कर रहा है। सैन्य अभ्यास और संपत्तियों की पुनर्तैनाती की गवाही दे रही है। वो अपने हथियारों और सैन्य दस्तों को ऐसी जगह भेज रहा है जहां अमेरिकी हमले की आशंका कम हो। ईरान की संसद ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को 90% परमाणु बम के ग्रेड तक ले जाएगा। यानी अमेरिका को सीधी धमकी कि वो परमाणु बम बनाएगा। लेकिन क्या पता अमेरिका इसे एक बहाना मान ले। ईरान जंग की तैयारी में भी लगा हुआ है और ईरान तो अब अपने 2 करोड़ लोगों को जंग के लिए तैयार कर रहा है। ये ईरान की आर्मी को आप देख रहे हैं जो मशीन गन चलाने की ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं टेलीविजन पर। वहां के सरकारी टेलीविजन पर इस तरह के वीडियोस ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं जिसमें आम लोगों को मशीन गन को चलाने, रीलोड करने और मशीन गन से हमला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये किसी YouTube और बाकी जगहों पर नहीं किया जा रहा है, ये बाकायदा नेशनल टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है। यानी ईरान के करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। तेहरान की सड़कों पर सरकारी टेलीविजन और IRGC के प्रशिक्षण शिविर में एक नई तस्वीर बनकर उभर रही है। एक टीवी चैनल के जरिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग। यानी ईरान जानता है कि हमला होगा, दोबारा होगा, और इसलिए ईरान और ईरानी लोगों को तैयार रहना होगा। जरा फुल स्क्रीन देखिए किस तरह से एक ईरानी सोल्जर इस वक्त टेलीविजन पर एक ऑटोमेटिक मशीन गन को ऑपरेट करने, रीलोड करने और हैंडल करने की जानकारी दे रहा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें ईरान में महिलाएं हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। यानी IRGC को यह पता है कि अमेरिका दोबारा हमला करेगा और अगर दोबारा हमला हुआ तो ईरान और ईरान की जनता भी तैयार है। अब मैं आपको इस तस्वीर का एक और पहलू बताता हूं। ये वही लोग हैं, ईरानी लोग, जो अभी कुछ समय पहले, चंद महीनों पहले ईरान की खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आज यही ईरानी लोग हैं जो अपनी सरकार, अपनी सेना के साथ है और अमेरिका के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्जेक्टिव नंबर क्या था? नंबर 1, कि ईरान के लोगों को उकसाया और कहा कि अपनी सरकार का तख्ता पलट कर दो। अमेरिका पीछे से मदद लेकर आ रहा है, अमेरिकी मदद निकल चुकी है। यानी जो ऑब्जेक्टिव था वो आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। IRGC ईरान की आंतरिक सत्ता संरचना पर अपना प्रभुत्व और मजबूत कर रहा है। महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, सरकारी चैनलों पर युद्ध के तरीके, ये सब एक बड़े प्रचार अभियान का हिस्सा है जिसका संदेश साफ है, हम हारे नहीं हैं, हम लड़ेंगे। ईरान के वरिष्ठ कमांडर से चेतावनी दी है कि अमेरिका को ईरान के वैध अधिकार स्वीकार करने होंगे, वरना उसे और बड़ी रणनीतिक हार का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं, होर्मुज में अमेरिकी शिप पर ईरानी बोट्स से IRGC के गार्ड हमला करने जा रहे थे, तभी अमेरिकी सेना के जवान हेलीकॉप्टर से फायरिंग करने लग जाते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं,
ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर में जो जवान मौजूद है वो बोट पर लगातार फायरिंग कर रहा है। तो ये जो खेल है इस वक्त होर्मुज में आम हो चुका है और दोनों एक दूसरे के शिकार की तलाश में रहते हैं, यानी कि अमेरिका और ईरान। अब देखना होगा यहां जंगी ज्वाला भड़कती है या फिर शांति का रास्ता निकाल लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी मुझे इस बात की भी आशंका लगती है कि अमेरिका ने सिर्फ ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ही इस युद्ध की शुरुआत नहीं की है। अमेरिका ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झकझोरने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए युद्ध की शुरुआत की, क्योंकि डॉलर संकट में है, पेट्रो डॉलर संकट में है और अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़कर 39 ट्रिलियन डॉलर से 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और यह बात अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इसलिए दुनिया की इकोनॉमी कैसे स्लो डाउन हो जाए और अमेरिका को इंपैक्ट कम हो, इसलिए इस जंग की शुरुआत की गई। इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बहुत जल्द आगे के एपिसोड में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका ईरान के बीच डील की। आखिरकार क्यों एक सुपर पावर मुल्क किसी कमजोर देश के सामने बार बार डील की बात करेगा? आखिरकार क्यों एक सुपर पावर देश हथियार डालकर बातचीत की पेशकश करेगा, जबकि हमले का ऑप्शन उसी सुपर पावर ने चुना? आखिर अमेरिका ईरान जैसे देश के सामने सरेंडर मोड में क्यों है? आज मैं बताऊंगा इसकी इनसाइड स्टोरी आपको। अमेरिका और ईरान की जंग में 40 दिन की लड़ाई और 40 दिन सीजफायर के पूरे हो गए और इस 80 दिन में अमेरिका और ईरान को काफी हद तक नुकसान हुआ। कई अमेरिकी सैनिक मारे गए, अमेरिकी हथियार तक तबाह हो गए। लेकिन वो सच जो दुनिया को नहीं पता है, उसके बारे में अमेरिकी सीनेटर ने रिपोर्ट जारी की है और जो दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए, उससे दुनिया सन्न रह गई है। जिन अमेरिकी हथियारों को बहुत अत्याधुनिक माना जाता था, जिस सेना के सामने कोई लड़ने की हिमाकत नहीं दिखाता था, उन्हीं हथियारों को और उसी आर्मी को होर्मुज में डुबो दिया ईरान ने। 12 मई 2026 को अमेरिकी सीनेट की एक समिति में बहस छिड़ी, जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया और अमेरिकी हथियारों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दी। डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन एड केस ने पेंटागन के मुख्य वित्तीय अधिकारी जे हर्स्ट के सामने एक सीधा सवाल रखा और कहा कि हमने 42 विमान खोए हैं, क्या यह सच है? इस सवाल पर पेंटागन के अधिकारियों ने फिर वही रटा रटाया जवाब दिया तोते की तरह कि दिस इज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, यह खुफिया जानकारी और हम आपको नहीं बता सकते। कहा विमानों की मरम्मत की लागत का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है और कितने विमान तबाह हुए हैं इसकी जानकारी हम आपको लिखित में दे देंगे। यानी पेंटागन खुद नहीं बताना चाहता था नुकसान कितना हुआ है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस CRS ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें सारी जानकारी खुलकर सामने आ गई। CRS की रिपोर्ट यह बताती है कि इस लड़ाई में 42 लड़ाकू और रोटरी विंग विमान तबाह बर्बाद कर दिए गए, जिसमें ड्रोन भी शामिल हैं, जिसमें अवैक्स भी हैं, जिसमें फाइटर जेट भी हैं, जिसमें कार्गो विमान भी हैं। और ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ऑपरेशन एपिक फेल फ्यूरी में तब्दील हो गई। और यही मुख्य वजह है कि अमेरिका इस जंग से पीछे हट रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास खर्च करने को इतने पैसे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना कमाकर अमेरिका में लेकर नहीं आए जितना वो गवा चुके 40 दिन की लड़ाई में। यही वजह है कि अमेरिका गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेट डालकर चुपचाप बैठा हुआ है और ईरान के साथ डील खेल रहा है, क्योंकि लड़ने की औकात बची नहीं।
इन विमानों की दास्तान बताएंगे नुकसान कितना है, बताएंगे किन लागत से बनाए गए। इस जंग में सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान हुआ वो है MQ-9 रीपर ड्रोन्स को लेकर। खबरों की माने तो करीब 24 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने तबाह कर दिए। यह इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान है। ईरान द्वारा MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराना अमेरिका के नुकसान में सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। इन्हें ईरानी हवाई क्षेत्र के अंदर गहरे मिशन के लिए तैनात किया गया था। वो मिशन जो मानव चालकों के लिए बहुत जोखिम भरे थे और अनुमान के मुताबिक 24 ड्रोन मार गिराए गए और ये सस्ते नहीं होते हैं। एक ड्रोन जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी लागत $15 करोड़ है और $15 करोड़ को हिंदुस्तानी रुपए में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये लगभग 1300 करोड़ के आसपास का हिसाब किताब है एक ड्रोन। यानी सिर्फ ड्रोन की बात करें तो $3.6 अरब यानी तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का विशुद्ध नुकसान। MQ-9 रीपर की ताकत क्या इस्तेमाल क्यों होता है यह भी आप देख लीजिए। MQ-9 रीपर अमेरिका का बेहद घातक हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट ड्रोन है। यह निगरानी कर सकता है, अटैक कर सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, 27 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। इसे हेलफायर मिसाइल से लैस किया जा सकता है। इसमें लेजर गाइडेड बम लगाने की ताकत होती है। यह दुश्मन की निगरानी, जासूसी, सटीक एयर स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में बहुत ऑपरेशंस को अंजाम दिया इससे। इवन ईरान में भी इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा, रेडार और एडवांस सेंसर लगे होते हैं और इसे सैटेलाइट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका से बैठकर कंट्रोल किया जाता है। मतलब अमेरिका से एक व्यक्ति बैठकर इसे ऑपरेट करता है मिडिल ईस्ट के किसी भी XYZ अमेरिकी बेस से और ईरान के ऊपर निगरानी करता है। और पायलट कहां बैठा हुआ है? अमेरिका में बैठा हुआ है। इसकी लागत $15 करोड़ यानी करीब 1250 करोड़ रुपए तक है और अब तक 24 ड्रोन की तबाही हो चुकी है। मतलब 30,000 करोड़ गए पानी में। सिर्फ MQ-9 रीपर ही नहीं है, F-15E स्ट्राइक ईगल के बारे में भी आपको बता दें। 4 स्ट्राइक ईगल ईरान ने मार गिराया, 4 फाइटर जेट। यह अमेरिका का सबसे घातक दोहरे इंजन वाला फाइटर बॉम्बर है जो एक साथ हवा में दुश्मन को मार सकता है और जमीनी लक्ष्य को भी टारगेट कर सकता है। हर एक F-15E की कीमत लगभग $10 करोड़ यानी कि 835 करोड़ रुपए है। आज के लिहाज से तो और ज्यादा, क्योंकि अब तो डॉलर की कीमत और बढ़ गई है। यानी कि $400 मिलियन की शपथ लगी है। रुपए के हिसाब से जानने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। $1 कितने का आ रहा है इन दिनों? 5 अप्रैल को एक F-15E को ईरान के दक्षिण पश्चिम पहाड़ी इलाके में मार गिराया गया। पायलट बच गया, लेकिन WSO हथियार प्रणाली अधिकारी 2 दिन तक पहाड़ की दरार में छिपा रहा। उसे बचाने के लिए 170 से ज्यादा विमान लगाए गए और अमेरिकी सैनिकों के ट्रूप्स को भेजा गया। F-15E जिसे ईरान ने मार गिराया, उसकी ताकत भी आप देख लीजिए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ईरान के सामने अमेरिकी हथियारों की पोल पट्टी खुलनी बहुत जरूरी थी। अमेरिका जिस तरह से अपने डिफेंस इंडस्ट्री का ढोल पीटता है, जिस तरह से अपने सामानों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, ये कुछ और नहीं, चाइनीज हथियारों की तरह ही तो निकले। F-15E फाइटर जेट्स की ताकत, ये बेहद ताकतवर मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने की ताकत रखता है। अधिकतम रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। इसमें लंबी दूरी तक बिना रुके हमला करने की क्षमता मौजूद है। इसे एयर में ही रिफ्यूल कर सकते हैं। इसे एडवांस रडार से लैस किया गया, नाइट विजन लगाया गया, टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया। यह मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और भारी हथियारों का जखीरा ले जाता है। 15E हर मौसम में दिन और रात कभी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। अमेरिका ने इसे कई बड़े सैन्य अभियान और मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल किया है। F-15E की कीमत लगभग $10 करोड़ यानी कि तकरीबन अगर रुपए में बात किया जाए तो ये 90 के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 900 करोड़ रुपए के ऊपर।
4 F-15E की तबाही का मतलब है 3,500 करोड़ का नुकसान अप्रॉक्स। अब एक और विमान आप देख लीजिए। जो बात ट्रंप नहीं बता रहे वो बात मैं आपको बता रहा हूं। ईरान के साथ वॉर में KC-135 स्ट्रेटो टैंकर 7 मार गिराए गए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान 5 KC-135 जमीन पर ही तबाह कर दिए गए। ये एक तरह से मानिए कि अगर अमेरिका कोई ऑपरेशन कर रहा है ईरान में, अपने बेस से दूर कहीं ऑपरेशन कर रहा है, तो ये एक चलता फिरता उड़ता हुआ पेट्रोल पंप है। ये फाइटर जेट्स को आसमान में ही रिफिल कर देता है, उन्हें वापस बेस पर नहीं लौटना पड़ता। और इसलिए ये फाइटर जेट्स जो अमेरिका के लिए काम करते हैं, अब अमेरिका की सेना के होते हैं, वो लंबी दूरी तक और लंबे समय तक हवाई ऑपरेशन चला सकते हैं। KC-135 को बनाने की जो लागत है वो लगभग $16 करोड़ है। यानी अगर 7 तबाह हुए हैं तो लगभग आप $100 करोड़ मान लीजिए अप्रॉक्स। KC-135 की ताकत ओवरऑल क्या है, ये कैसे जंग के लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र है अमेरिका के लिए, देख लीजिए। हवा में ही फाइटर जेट्स को ये ईंधन भर देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये एक तरह से चलता फिरता उड़ता हुआ पेट्रोल पंप आप इसे कह लीजिए। 90,000 किलोग्राम ईंधन लेकर हवा में चलता है। 900 किलोमीटर पर घंटे के आसपास की स्पीड है, क्रूज स्पीड। इसके साथ इसमें कार्गो मेडिकल सपोर्ट भी ले जा सकते हैं। 1950 से सेवा में है, आज भी कई देशों की एयरफोर्स में सक्रिय है। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर की कीमत $16 करोड़ है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार के बारे में, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर कोई जमीनी कमांड सेंटर खत्म हो जाए तो अमेरिका भेजता है AWACS, एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर। लेकिन एक कंप्लीट जंग को ऑपरेट करने की ताकत होती है इस AWACS में। ये E-3 सेंट्री एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़ा था, खुले टैक्सीवे में, और ईरान की नजर में था। ईरान ने मौका देखते ही चौका लगा दिया और इस AWACS को उड़ा दिया। तो कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये आया था इस जंग की निगरानी के लिए और इस जंग को एक हवाई कमांड सेंटर देने के लिए। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमानों को देख सकता है। इसकी कीमत लगभग 270 मिलियन यानी कि 2,500 करोड़ रुपए के आसपास। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि विमान चीन के खिलाफ किसी भविष्य की लड़ाई में बेहद जरूरी होता, जो अब नष्ट कर दिया गया है। वही F-35A लाइटनिंग की भी बात करें अगर, तो ये भी मार गिराया गया। F-35 लाइटनिंग को ईरान के हवाई क्षेत्र के अंदर मार लगी। ये वो विमान है जिसे अदृश्य कहा जाता है, रेडार से बचने वाला स्टेल्थ फाइटर जेट। लेकिन फिर भी चीन ने इस स्टेल्थ फाइटर जेट को शिकार बनाया। ईरान ने इस F-35 को शिकार बनाया और इसे मिडल ईस्ट में मार गिराया गया। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि हमने लॉकहीड मार्टिन की तकनीक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का मिथक अब खत्म हो चुका है। एक F-35A की कीमत लगभग 80 से $100 मिलियन है, तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए के आसपास। यही असली सवाल है। अब ये जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, ये महज कोई फाइटर जेट या फिर टैंकर या फिर कमांड सेंटर नहीं थे। ये वो हथियार हैं जिन्हें अमेरिका शो ऑफ करता है पूरी दुनिया में। जिस हथियार के बलबूते अमेरिका पूरी दुनिया पर चौधराहट जमाता है, उन्हीं हथियारों की बैंड बजा दी ईरान ने महज 40 दिन के अंदर और $29 अरब अमेरिका के फूंक डाले। तो अब अमेरिका शांति नहीं चाहेगा तो और क्या चाहेगा? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने।
मतलब यहां मिला कुछ नहीं और ग्लास ऊपर से जो टूटा उसके लिए $29 अरब फूंक दिया अमेरिका ने। अब शांति ही चाहिए। शांति की कीमत क्या है? $29 अरब है। कोई डोनाल्ड ट्रंप से जाकर पूछे। तो अब शांति चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जब रक्षा भंडार में कुछ बचा नहीं है, थार्ड रेडार, E3 अवैक्स, F-35, F-18 फाइटर जेट, F-15 लाइटनिंग जेट सब खत्म हो चुके हैं, तो फिर पीस डील की ही बात होगी। और ये अवैक्स और ये थार्ड रेडार और E3 सेंट्री, ये सब कुछ ताइवान संकट में काम आने वाले थे। लेकिन अब ताइवान को भी अमेरिका ने चीन के हाथ में उस मुद्दे को करके वो वहां से निकल चुका है। और दूसरी वजह यह है कि चीन के पास जो तकनीक है वो ईरान को दे चुका है। इसी वजह से अमेरिकी फाइटर जेट्स विमान धराशायी हो रहे हैं। इधर ट्रंप ईरान में घिरे हुए लोग परेशान हैं, अमेरिका में लोग परेशान हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और इस वक्त अमेरिका की इस कदम की वजह से दुनिया भर की तेल में आग लगी हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं अमेरिका को अभी तक क्या क्या नुकसान हुआ है, उसकी एक झलक देख लीजिए जल्दी से। MQ-9 जो रीपर ड्रोन है वो 24 नष्ट हुए हैं, तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए। F-15 स्ट्राइक ईगल लगभग 4 नष्ट हुए हैं, 3,500 करोड़ रुपए। KC-135 स्ट्रेडो टैंकर 7 की संख्या में गिराए गए हैं, लगभग 1,500 करोड़ रुपए। E3 सेंट्री अवैक्स गिराया गया है, एक कीमत लगभग 2,500 करोड़ रुपए। F-35A लाइटनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर एक गिराया गया है, जिसकी कीमत लगभग 900 करोड़ रुपए है। A-10 थंडरबोल्ट एक गिराया गया, 150 करोड़ रुपए की कीमत। MC-130J कमांडो 2 गिराए गए, कीमत लगभग 2,000 करोड़ रुपए। MQ-4C ट्राइटन गिराया गया, इसकी एक जहाज की कीमत 2,085 करोड़ रुपए। वो कहते हैं मरता क्या ना करता। अमेरिका चाहता तो ईरान को हरा सकता था और लीथल वेपन का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अमेरिका नुकसान का आकलन करने के बाद शायद ठंडा पड़ गया और उसका गुरूर खत्म हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। एक तो हथियारों की बदनामी, दूसरा अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा सवाल, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब इस जद्दोजहद से अमेरिका बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब एक बार फिर से अमेरिकी हथियारों की पोल खुल गई। आज कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे, अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री के बारे में, कि कैसे अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री अब डूबने की कगार पर है। उससे पहले यह तस्वीर देखिए, EA-18G प्लेन जो कि आसमान में आज टकरा गए। ये 2 फाइटर जेट आप देख रहे हैं और दोनों आसमान में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और ये तस्वीर वैसे ईरान की तो नहीं है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है अमेरिका की इडाहो की तस्वीर, जहां पर हवा में एक ऐसी गलती हुई, हालांकि दोनों पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन हवा में एक ऐसी गलती हुई जिसके बाद एक बार फिर से अमेरिकी हथियारों पर सवाल है। कल इडाहो के माउंटेन होम एयर फोर्स बेस पर गन फाइटर स्काइज एयर शो का आयोजन किया गया। इस शो को 8 साल के बाद दोबारा लाया गया था। मकसद यह था कि अमेरिका के वायु शक्ति का प्रदर्शन करना। अमेरिकी नौसेना के 2 EA-18G ग्लूअर आकाश में ही टकरा गए और टकराने के बाद जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आग के गोले में तब्दील हो गए। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे इस तस्वीर में कि सेफ एग्जिट से जो पायलट है वो निकल जाते हैं और पैराशूट के जरिए वो धीरे धीरे जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन दोनों फाइटर जेट इडाहो के रेगिस्तान में गिरते हैं और काले धुएं के गुबार में तब्दील हो जाते हैं और फिर होता है बहुत बड़ा धमाका। वीडियो में देखा जा सकता है दोनों विमान एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं और उसके बाद आपस में उलझ जाते हैं। दोनों पायलट अपने अपने कंट्रोल को लूज कर देते हैं विमानों से और उसके बाद 5 सेकंड के अंदर दोनों फाइटर जेट रेगिस्तान की जमीन में मिट्टी में मिले होते हैं।
अब जिस विमान को नुकसान हुआ, जो विमान क्रैश हुआ EA-18G, उसके बारे में जान लीजिए। EA-18G ग्रूवलर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान है जो FA-18 सुपर हॉर्नेट परिवार का हिस्सा है। इसे दुश्मन के रडार को ठप करने और इलेक्ट्रॉनिक हमले के लिए डिजाइन बनाया गया है। बोइंग के मुताबिक ये अमेरिकी नौसेना का सबसे उन्नत एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक प्लेटफॉर्म है और आज दुनिया में अपनी श्रेणी में उत्पादन में एकमात्र विमान है। एक 18G की कीमत $6 करोड़ 70 लाख के करीब है। अगर 2 विमान यहां धराशायी हुए, मतलब आप समझ लीजिए 1200 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए अमेरिका के 5 सेकंड में। लेकिन सिर्फ एयर फ्रेम की कीमत नहीं, इन विमानों में लगे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की कीमत जोड़ें तो कुल नुकसान $13 करोड़ 40 लाख से कहीं ज्यादा है। ये एयर शो 8 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें VAQ-129 वाइकिंग स्क्वाड्रन की ग्रूवलर डेमो टीम हिस्सा ले रही थी। चलिए समझते हैं ये एयर शो जिस मकसद से शुरू किया गया था वो आखिर उल्टा कैसे पड़ गया। एयर शो का मकसद ये था कि अमेरिकी हथियारों को एक बार फिर से बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और अमेरिकी हथियारों के लिए बाजार तैयार करना। 8 वर्षों के बाद इस एयर शो का आयोजन किया गया। मकसद ये था कि अमेरिकी हथियारों की ताकत दिखाई जाए। जंग में 42 विमानों के गिरने के बाद भी अब अमेरिका अपनी वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था। यूएस ये दिखाना चाहता था कि वायु शक्ति उसकी जो है वो अभी भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए दुनिया उनके हथियारों पर भरोसा कर सकती है। लेकिन यहां पर दाव ही उल्टा पड़ गया। संदेश ये गया कि आज की तारीख में अमेरिकी हथियारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईरान जंग के बाद वैसे भी अमेरिकी हथियारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या ईरान युद्ध ने अमेरिकी हथियार बाजार को नुकसान पहुंचाया? क्या अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री अब सवालों के दायरे में है? इसका जवाब है हां। ईरान से जंग के बाद अमेरिकी हथियार बाजार को नुकसान होने लगा है। जिस हथियार बाजार के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों डॉलर्स की कमाई करता है, वही अमेरिकी हथियार बाजार अब सुरक्षित नहीं है। इस साल का आंकड़ा अगले साल पता चल जाएगा, लेकिन तब तक पता चलेगा कि ईरान जंग के कारण अमेरिकी हथियार बाजार को क्या नुकसान हुआ है। कुछ आंकड़ों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। 2021 से 2025 के बीच हुए हथियारों के सौदे को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक अमेरिका ने सबसे ज्यादा हथियार बेचे। 2021 से 25 के बीच अमेरिका ने सऊदी को 12% हथियार दिए, जिसमें 48 F-35 और एक थर्ड सिस्टम की डील की गई। यूक्रेन दूसरे नंबर पर रहा। 4 साल में अमेरिका ने यूक्रेन को कुल 9% हथियारों का हिस्सा बेचा, जिसमें मिसाइल्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसके अलावा जापान और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिका ने हथियारों का सौदा किया। सीपरी की रिपोर्ट से खुलासा होता है। लेकिन अब यही देश अमेरिका के हथियारों के ऊपर भरोसा करने से हिचक रहे हैं। यूरोपीय देशों का भी वही हाल है। बाकी की दुनिया भी अमेरिकी हथियारों की जगह पर दूसरे विकल्प चुन रही है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी हथियारों का शिकार किया, उससे दुनिया में अमेरिकी हथियारों को लेकर मैसेज उल्टा चला गया और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बाजार के ऊपर कंट्रोल उसका रहता है और सबसे ज्यादा हथियार वो बेचता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।